हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सर। और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जीके जीएस सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। इस सीरीज़ में हम लोग NTPC CBT 1 में पूछे गए सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं, ताकि आपको NTPC के CBT 2 में और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। देखिए, स्वराज प्राप्ति की घोषणा आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। चेयरमैन पूछा जाए तो चेयरमैन इसके दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी, यानी कांग्रेस ने ये फैसला लिया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाने वाले हैं। उसके अलावा इसी दिन को निश्चित किया गया जब 1950 में कानून को, यानी भारत के संविधान को पूरी तरीके से लागू किया जाना था। तो 26 जनवरी 1950 इसी कारण से चुना गया था, ताकि संविधान को लागू किया जा सके। और आज के टाइम पे हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका, इसका मतलब सेल की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। इसके साथ ही अगर पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी सिल्डन और स्वान ने दिया था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके अलावा पूछा जाएगा कि सुइसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली। तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सेल के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी यह सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शंस को अगर देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसमें एक टाइगर रिजर्व है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, और साथ के साथ ही ये पहला भारत का टाइगर रिजर्व भी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष आया था, तो ये 1972 में आया था। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार बाघों की गणना कब हुई थी, यानी बाघों का सेंसस क्या कब हुआ था, तो वो भी 1972 में ही किया गया था। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो वो भारत में 1973 में आया था। और इसके अलावा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो भारत में किस वर्ष आया था। सारे डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, और पहली बाघों की जनगणना 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो देखिए, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये AB ब्लड ग्रुप को माना जाता है। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है, तो वो O ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप आपको मेनली 4 कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे, A, B, AB या O। ये A, B या AB ये एंटीजेंस होते हैं, यानी एंटीजेंस दो प्रकार के होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। जिसके ब्लड में A एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप A होता है, जिसके में B होता है वो B होता है, जिसके में दोनों एंटीजन होते हैं वो AB ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है वो O ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो इस तरीके से AB ब्लड ग्रुप वाले लोगों में किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें A एंटीजन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, B आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और AB आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर O ब्लड ग्रुप वाले लोग भी इसको डोनेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि O में किसी तरह का एंटीजन नहीं होता है। इसलिए AB जो है सभी ब्लड ग्रुप से अपना ब्लड ले सकता है, जबकि O जो है सिर्फ O से ही ले सकता है, और ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी, लैंड स्टेनर ने की थी। साथ के साथ इन्होंने RH फैक्टर की भी खोज की थी। जो ब्लड ग्रुप पे आप प्लस और माइनस लिखा हुआ देखते हैं, ये RH फैक्टर होता है, जो सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था।
और एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि RH फैक्टर जो रेसिस से आया था वो किस चीज़ की प्रजाति है, तो ये मॉन्की की प्रजाति है। इस मॉन्की में जो फैक्टर प्रेजेंट है, अगर वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और नहीं प्रेजेंट है तो निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई थी? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था, और भारत के संविधान में भी ये अवधारणा जो है फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है, तो ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो ये मैंने कल भी बताया था आपको, USSR के यानी सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर जॉइंट सेटिंग की बात की जाए तो जॉइंट सेटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जॉइंट सेटिंग, और इसके साथ साथ कंकरेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। इसके अलावा अगर सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता की बात की जाए, यानी एक व्यक्ति की एक ही नागरिकता हो सकती है, यह भारत में प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, और हमारी संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, थुम्बा इज सेलेक्टेड एज एन आइडियल रॉकेट लॉन्च साइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। थुम्बा जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और ये इक्वेटर के सबसे करीब है, तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की वजह से साउंड रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए इसे एक आदर्श रॉकेट लॉन्च केंद्र माना जाता है। इसके अलावा स्पेस से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे भारत में स्पेस का कार्य का संचालन इसरो करता है, और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कल ही मैंने आपको बताया था कि 1969 में तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाया गया था, और ये तारापुर महाराष्ट्र में है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में सब कुछ पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और केरल में ही आपको देखने को मिलेगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। तो बाइल जो है एक अल्कलाइन फ्लूइड है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। बाइल जूस का सिक्रीशन जो है लिवर यानी यकृत करता है, और इसको स्टोर करने का कार्य जो होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय का होता है। लीवर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर। अगर सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रेट करने का कार्य करता है। इस इंसुलिन की कमी होने से हमारे बॉडी में डायबिटीज़ जैसी रोग होती है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेत्र के लेंस की अधिक वक्रता का डैश का कारण बन सकता है। तो देखिए, हमारे आँख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, यानी कन्वेक्स लेंस होता है, और अगर इसकी वक्रता अधिक बढ़ जाती है तो आँख में निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, यानी आपको नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर में स्थित चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस दूरी को ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपको एक ही चीज़ एक साथ बार में याद रखनी है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के बीच में। देखिए, नाम में है शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष। जो चीज़ निकट में है वो हमें दिखती है और दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। इसको सुधारने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस का जो पावर होता है वो निगेटिव में होता है। पावर का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो वो डायोप्टर होता है। इस केस में क्या होता है कि हमारे आँख का साइज़ बढ़ जाता है, गोले का जो साइज़ है, और प्रतिबिंब जो है, चीज़ों का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनने लगता है, जिसके कारण हमें अवतल लेंस का प्रयोग करके इस प्रतिबिंब को यहाँ पे रेटिना पे बनाना पड़ता है, तब हमें जाके चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। अगर आप एक ही याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप दोनों को याद करने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आप बस निकट दृष्टि दोष को याद रखें, उसका उल्टा जो भी होगा आप मैनेज कर लेंगे। जैसे अगर लॉन्ग साइटेडनेस की बात की जाए तो लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती और दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग फिर एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, और कन्वेक्स मिरर का पावर ठीक कनकेव के उल्टा पॉजिटिव में होता है। इस केस में क्या होता है, हमारे आँख के बॉल का साइज़ जो है नॉर्मल से छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो है चीज़ें प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनती हैं। तो उसको निकट लाने के लिए हम लोग आँख के आगे कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। एक और परेशानी होती है जो कि आँख में निकट की चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ती हैं और दूर की चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ती हैं, और इसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ये जनरली बुजुर्ग लोगों की आँखों में होता है, और इसको सुधार करने के लिए हम लोग
बाईफोकल लेंस का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा बुजुर्गों की आंखों का जो चश्मा होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो कन्वेक्स पार्ट होता है और दूर की चीज़ों को देखने के लिए कनकेव या अवतल पार्ट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, सफारी एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है और ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, आप जनरली मोबाइल में गूगल का यूज़ करते होंगे और लैपटॉप्स में भी। तो गूगल जो है सर्च करने का कार्य करता है। गूगल क्रोम होता तो ये वेब ब्राउज़र होता, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए इसका आंसर गूगल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र जो है CaOH होल ट्वाइस होगा, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। देखिए, कैल्शियम से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को आप जान लीजिए। कुछ कंपाउंड्स कैल्शियम के, जैसे CaO, ये क्विकलाइम होता है और इसी में जब हम लोग पानी ऐड कर देते हैं तो CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसे स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं या भखड़ा चूना भी कहते हैं। ये वाला रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी जब चूने में आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होगा। इसलिए इसे कभी प्लास्टिक के बाल्टी में नहीं किया जाता, क्योंकि वो बाल्टी गल सकता है। इसके अलावा कैल्शियम का एक और कंपाउंड जो आपको पूछा जाता है तो ये CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसे हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं हम लोग। और इसी चीज़ से आपको किसी अंडे का, यानी मुर्गी के जो अंडे का सबसे ऊपर वाला छिलका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। क्वेश्चन आता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O होता है और इस जिप्सम का यूज हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। क्या होता है कि सीमेंट जो है बहुत जल्दी सख्त हो जाता है, यानी सीमेंट अगर गीला है और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया है तो बहुत जल्दी सख्त हो जाता है। तो उस चीज़ को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, जिससे उसका सेटिंग दर थोड़ा धीरे हो जाए, ताकि मिस्त्री अगर उसको मिलाता है तो फिर उसको दीवार बनाने में भी टाइम लगता है, तब जाके जब हम अपने डिज़ायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहते हैं, इसलिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी एक चीज़ होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देखते होंगे मकानों में जो पुट्टी की जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो फ्रैक्चर के केस में भी जो हाथ में पट्टी लगाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सांची स्तूपा वॉज एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन विच ईयर? तो सांची स्तूप जो है यूनेस्को के द्वारा 1989 में ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इस क्वेश्चन में आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक सांची स्तूप, दूसरा यूनेस्को। तो सबसे पहले सांची स्तूप की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था और सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप के आसपास जो है रेलिंग का कार्य जो है शुंग वंश के काल में करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं यूनेस्को की तरफ। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वो पेरिस में है। आप इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग? किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो सबसे पहले जानते हैं सहकारी कृषि क्या होता है। सहकारी कृषि होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे लैंड ओनर्स, यानी छोटे छोटे जो किसान होते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और सब मिलके एक ही ज़मीन पे कंबाइंड फार्मिंग करते हैं एक साथ और उसके उपज को बेच के लाभ को आपस में बांट लेते हैं। तो ये सहकारी कृषि होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो सबसे बेहतर रूप से, यानी सबसे सफल सहकारी कृषि जो आपको डेनमार्क में देखने को मिलता है, तो डेनमार्क इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर B हो जाएगा। अगर इसी में HTTPS पूछा जाए तो S का मतलब होता है सिक्योर्ड। जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए युग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, पहले अकिहितो जापान के सम्राट हुआ करते थे और उस टाइम पे हेइसेई युग वहाँ पे चल रहा था, लेकिन इनके राजगद्दी त्यागने के बाद अब इनके बेटे नारुहितो ने साम्राज्य संभाला है और नारुहितो के समय में रीवा युग चला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रीवा हो जाएगा। साथ ही जापान की मुद्रा की बात की जाए तो येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो इलेक्ट्रिक पे चलाई गई थी वो थी भारत की डेक्कन क्वीन। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाने की बात की जाए तो सबसे पहली ट्रेन 1853 में चली थी, जब भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था।
ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन में 3 इंजन थे और 14 बॉगीज़ थी। हो सकता है आपसे इनका नाम भी पूछ लिया है, तो तीनों इंजन का नाम एक साहिब, सुल्तान और सिंध, ये 3 इंजन वाली 14 बॉगी की ट्रेन ब्लैक ब्यूटी 1853 में चलाई गई थी। इसके साथ ही अगर रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष वीके त्रिपाठी हैं। ये हाल ही में बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आप नाम याद रखें क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच फेमस राइटर यूज्ड माधवी कुट्टी एज हर पेन नेम। तो माधवी कुट्टी नेम का यूज़ कमला दास करती थी। इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। इंग्लिश और मलयालम भाषा में लिखती थी। देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिनका नाम आपको नहीं पता, या हो सकता है इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसको टिक करें, या नहीं कर पा रहे तो उसे रहने दें, क्योंकि जीके में हर क्वेश्चन बना पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। लेकिन हमारा अप्रोच ये होता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकले। इसी तरह से आप एग्जाम्स में आगे बढ़ सकते हैं। हु इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संसद आदर्श ग्राम योजना के स्रोत हैं। इसे 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अगर अनदर ऑप्शंस को देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने होम मिनिस्ट्री भी संभाला था। अगर पूछा जाए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी, तो इन्हें सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, बारडोली आंदोलन के समय। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय फर्स्ट स्टार्टेड इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता माने जाते हैं रिपन भारत में, तो इसका आंसर रिपन हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो रिपन वाइसराय के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए थे। इस समय में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का उम्र बढ़ा के 19 से 21 वर्ष कर दिया गया था। साथ के साथ रिपन के ही कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया गया था। और बात की जाए तो 1881 में पहला नियमित जनगणना हुआ था। यह भी वाइसराय रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था। ये तो नियमित जनगणना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जनगणना भारत में कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था और ये उस समय भारत के वाइसराय मायो हुआ करते थे। अनदर ऑप्शंस को देखते हैं तो वेबल के समय में कैबिनेट मिशन प्लान आया था और वेबल भारत के सेकेंड लास्ट वाइसराय थे। इसके बाद माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने थे, जिनके समय में भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। इरविन की बात की जाए तो इरविन यहाँ पे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में चला था तो उस टाइम में भारत के वाइसराय थे और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें 11 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया गया था। तब जाके गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए थे। चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो 1919 के समय में ये भारत के वाइसराय थे और इसी समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथ के साथ इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी भारत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, रूर क्षेत्र डैश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो देखिए, रूर जो है जर्मनी में है स्थित है। अगर आपने इसका नाम सुना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला का बिटुमिनस टाइप मिलता है और इसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है रूर क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जर्मनी हो जाएगा। साथ के साथ अगर कोयला का नाम आया तो देख लेते हैं, कोयला जो है धरती के नीचे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वैसे रॉक्स होते हैं जो परत दर परत जमते जाते हैं और वो पत्थर का रूप ले लेते हैं। कोयला की बात की जाए तो कोयला जो है धरती पे 4 प्रकार के मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको पीट मिलेगा, फिर लिग्नाइट मिलेगा, उसके नीचे बिटुमिनस मिलेगा और सबसे अंत में मिलता है एंथ्रासाइट। ये एंथ्रासाइट धरती में सबसे गहराई में मिलता है और ये एंथ्रासाइट कोयला का सबसे बेस्ट प्रजाति भी होता है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कम कोयला को जलाने पे हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो एंथ्रासाइट होता है। तो 4 प्रकार के ये कोयला होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जीएसटी किस तरह का कर है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, टैक्सेस आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जो इस टैक्स को पे कर रहा होता है वो इसका खर्चा वहन नहीं करता है। सिंपल शब्द हम समझे, मान लीजिए आप एक सिनेमा देखने के लिए जाते हैं और सिनेमा देखने टाइम पे आप जीएसटी देते हैं, तो ये सिनेमा हॉल वाला भी सरकार को जीएसटी देता है, लेकिन ये जो जीएसटी पे कर रहा है ये आपके पॉकेट से निकाल के पे कर रहा है, यानी आपने डायरेक्टली सरकार को पे नहीं किया। और इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। और जीएसटी अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन से लागू हुआ है, तो ये 101वां संविधान संशोधन था
और ये 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। इसके अलावा बात की जाए डायरेक्ट टैक्स फिर क्या होते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं आपको वो टैक्स होते हैं जो इसको वहन करने वाला सरकार को डायरेक्टली देता है। जैसे इनकम टैक्स की बात की जाए तो इनकम टैक्स हम अपने अकाउंट से सरकार को देते हैं, तो इस तरह के टैक्स डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि भारत का पहला सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। देखिए हमें पता है कि परम भारत का पहला सुपर फास्ट कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे हर ऑप्शन में परम डाल दिया गया। तो परम सीरीज़ का जो 8000 था ये भारत का सबसे पहला सुपर फास्ट कंप्यूटर था और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा बात की जाए इसकी तो 1990 में ये बनाया गया था सी डैक के द्वारा। सी डैक का मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी प्रेजेंट में बात की जाए तो परम सिद्धि एआई जो है वो भारत का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है। और अनुपम सीरीज़ की अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो अनुपम सीरीज़ जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा अगर दुनिया में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो ये फुगाकू है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर जो है जापान का सुपर कंप्यूटर और दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही फेमस अजमेर में है, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से ही जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिला के प्रवर्तक थे भारत में, और ये आपने सूफी आंदोलन पढ़ा होगा, इसके अंदर आता है चिश्तिया सिलसिला। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, और इन्हीं के दरगाह के निकट में जो है आमिर खुसरो का दरगाह है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि हुआ करता था। और इसी आमिर खुसरो को भारत में पैरट ऑफ इंडिया यानी तूतिए हिंद भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए सलीम चिश्ती के दरगाह की तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो आपको फ़तेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा, और इसी सलीम का अकबर बहुत बड़ा भक्त था और इनके ही नाम पे उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, और इसी दिन भारत का संविधान दिवस जो है 2016 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा 15 अगस्त की बात करें तो इस दिन हम लोग आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसका कारण मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और यही दिन क्यों चुना गया था, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये सारी बातें कनेक्टेड है, अगर याद रखेंगे तो ईजिली याद रहेंगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में मुंबई में, आपको पता होगा। और ये इसके पहले चेयरमैन जो बने थे पहले सेशन के वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए पहले मुस्लिम चेयरमैन कौन बने थे इसके, तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और पूछा जाए पहले नॉन इंडियन चेयरमैन कौन बने थे, तो जॉर्ज यूले इसके पहले नॉन इंडियन चेयरमैन बने थे। अगर पहली महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट बनी थी, ये आयरलैंड की थी, और इन्होंने भारत में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन चालू किया था। और अगर पहली भारतीय महिला चेयरमैन की बात की जाए तो सरोजनी नायडू पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी, जो भारतीय थी और महिला थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो K2 है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है, जो भारत और नेपाल के बीच में है, और ये भारत के सिक्किम राज्य में है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की तो वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8850 मीटर्स है, और ये आपको नेपाल में मिलेगा। नेपाल और इसका कुछ भाग चाइना की तरफ भी है। इसके अलावा अनाईमुडी की बात की जाए तो अनाईमुडी जो आपको अन्नामलाई हिल्स जो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं कार्डामॉम हिल्स की बात की जाए तो कार्डामॉम हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो है अगस्त्यामलाई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोसेफ नॉल पैटर्न ने ये पेंटिंग बनाई थी। 1857 की बात की जाए तो इस समय में भारत के मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, और इस टाइम पे भारत के वाइसराय कैनिंग थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV MK3 M1 को यूज़ किया गया था, और इसे फैट बॉय या बाहुबली रॉकेट के नाम लॉन्चर के भी नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 जो है 2019 में किया गया था इसरो के द्वारा,
और इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी, जिसमें हम सफल नहीं हो पाए थे। उसका जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं इसरो के। तो 2008 में चंद्रयान 1 किया गया था, 2019 में चंद्रयान 2 किया गया था जिसके बारे में क्वेश्चन था, और मंगलयान 2013 में किया गया था। इस पे एक अक्षय कुमार की मूवी भी आ चुकी है, जिसमें लॉन्च व्हीकल PSLV एक्सएल C-25 यूज किया गया था। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है भारत का, गगनयान, जिसमें हम लोग अंतरिक्ष में पहली बार मानव को भेजने वाले हैं, और ये 2022 और 23 के बीच में किया जाएगा। इसमें 3 फेजेज होंगे। पहले फेज़ में और दूसरे फेज़ में जो है एक रोबो भेजा जाएगा, और तीसरे फेज़ में फिर मानव भेजा जाएगा। इसमें फिर GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको याद रखेंगे। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी तक आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के कंप्लीट वीडियो आने वाले हैं, जो आपको ग्रुप डी और RRB CBT 2 एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ के साथ अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि TCS ही जो है दोनों एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने का कार्य करता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।